हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं महेश्वर सतपथी। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज संडे का दिन है, तो मैंने सोचा आज लाइव किया जाए, आप लोगों से सब गुफ्तगू किया जाए, थोड़ा सा बातचीत हो। तो इसी गुफ्तगू के लिए हमने थोड़ा सा आज का समय निकाला है, शाम 7 बजे से। और मैं अभी लाइव रहूँगा कुछ देर। तो आशा करता हूँ कि आप सब हमसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। मुझे कुछ मुद्दों पे काफ़ी दिनों से बात करना था और समय ही नहीं मिल रहा था। सच बात तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी रहने के वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सो आशा करते हैं कि आप सब जुड़ेंगे और बात करेंगे। और जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बातें भी होंगी। और मैं कुछ मुद्दों पे बात आप लोगों से करना चाहता था काफ़ी दिनों से, और वो मुद्दे बात करना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी भी हो गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि समय निकाला जाए, है ना। और आप आशा करता हूँ कि आज संडे आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आप लोग सब क्रिकेट देखने के लिए थोड़ा सा आग्रही होंगे, मुझे पता है। और क्रिकेट देखना एक इंडियन लोगों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया है, जैसे मान लो, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ। हाँ, तो जो भी है तो बस यही सब चल रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया बढ़िया कर रहे होंगे। संडे का दिन कैसा बीत रहा है आप कमेंट्स में आके भी बता सकते हैं हमें। तो अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा अगर आप बताएं कमेंट्स में आके कि आपका संडे कैसे बीत रहा है। वैसे और भी बहुत सारे मुद्दों के बारे में भी बातचीत होगी, पर उससे पहले हम आपसे थोड़ा सा आपके हालचाल थोड़े पूछ लें, आपके बारे में जान लें कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा क्या चल रहा है घर पे, सब बढ़िया चल रहा है। फिर हम लाइव पे थोड़ी सी विभिन्न चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं 1 मिनट के लगभग थोड़ा सा अभी रुकूंगा आप लोगों के रिस्पॉन्स के लिए कि आप लाइव आएँ और हमसे जुड़ें। तो जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे तो हम फिर बातचीत करने लगेंगे आगे जाके, है ना। तो ये चीज़ है। तो वैसे आप लोग अगर इंटरेस्टेड या क्यूरियस हैं कि हमारे पीछे ये जो पेंटिंग वेंटिंग बहुत सारे हैं, तो ये सब क्या हैं, ये सब पेंटिंग्स हमने बनाई नहीं है, हमने खरीदी है। ये हमारे घर में घर की शोभा बढ़ाती हैं। और ये जो एक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, वो मेरी स्टूडेंट्स ने बनाया है, कोलाज बनाया है मेरे वेरियस ईयर्स के पिक्चर्स को मिला के। और ये हमारे घर की शोभा बढ़ाती है। और वहाँ पे कुछ अवार्ड एंड फंक्शंस में, कुछ वेरियस कॉम्पिटिशन्स में जीते थे, प्राइज़ मिला था, तो वो भी घर में है। और बहुत सारी किताबें जो कि मेरे सपने थे बचपन से, एक बड़ा सा लाइब्रेरी बनाना है। तो वो लाइब्रेरी का किताबें हैं, लगभग 2000 टू अबाउट 2000 बुक्स आते हैं। एंड मैंने 2 दिन पहले 2 किताबें खरीदी जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई बुक लवर्स हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अरविंद अडिगा का द वाइट टाइगर है। आपको, मुझे पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं, पर ये वाइट टाइगर है। ये ओरिजिनल वर्जन है हार्पर एंड कॉलिंस का। ये 2008 एडिशन है, ओरिजिनल प्रिंट। तो हार्ड कॉपी है जो कि काफ़ी महंगा आता है। और ये एक रेयर कलेक्शंस में आ गया है आजकल और मिलता नहीं है मार्केट में। तो हमको ये बहुत रिसेंटली मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ ये खरीदने की वजह से। और एक किताब जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, वो ये है। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। मुझे पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर ये किताब यही है। और ये है मोहम्मद यूनिस के द्वारा लिखी गई किताब, ए वर्ल्ड ऑफ 3 जीरोज। सो इट्स अ न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ जीरो पॉवर्टी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीरो नेट कार्बन emissions. It's a very good book. It's a must read for anybody who is interested in development economics and development economics, development studies, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सच अदर कॉन्सेप्ट्स। तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे लगता है। ये किताब बहुत अच्छी किताब है। ये भी अभी लगभग ये अगर ओरिजिनल खरीदें आप, जो कि थैचर से मिलता है, हैचेट इंडिया से, तो ये लगभग आपको अभी 1000 रुपीज़ या 800-900 रुपीज़ का आता है। और ये हमको थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल गया 20-30% में। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को ये मिल गई। और ये अमेजन से खरीदो तो अच्छा नहीं मिलता है, कुछ प्रिंटेड भी गलती होती हैं और ये सब दिक्कतें होती हैं। पर मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आई एम ए बुक लवर, सो आई कैन बाय बुक्स, आई कैन रिमेन हंग्री बट आई कैन बाय बुक्स, आई कैन ड्रिंक कॉफ़ी,
and I can read books. This is my favorite thing which I love doing. अगर मेरे पास और कुछ हो ना हो, पैसे हो ना हो, घर वाले हो ना हो, कोई लवर हो ना हो, पर मेरे पास अगर किताबें हैं, ऐसी किताबें जो कि पढ़ने के लिए मज़ा आए और उसमें से कुछ सीखने को मिले, तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ. आई कैन लीव एवरीथिंग एंड आई कैन रीड, सो आई लव रीडिंग. तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा कुछ ना कुछ. तो आप लोग संडे में कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे. तो जो भी करते होंगे वो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा वो पढ़ना. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. तो आज का शाम संडे है, सब लोग आप आजकल क्रिकेट स्टार्ट होने वाला है, एशिया कप. तो आप लोग बहुत गियर्ड होंगे. यू मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड यू मस्ट बी क्यूरियस टू लर्न अबाउट इट एज वेल. पर ये है कि उसके साथ साथ आज एक बड़ा चीज़ हुआ जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एक ट्विन टावर नोएडा में तोड़ दिया गया, which I have some reservations towards. I think it is a very unhealthy and irrational decision by the Supreme Court of India. These are the kind of decisions which need to be questioned and challenged by the citizens. Why? Because of the large-scale environmental impacts of such destruction process. And second thing is, these sort of buildings have been created and built with lots of love, compassion, effort, hard labor by people. So no matter how much corruption has been involved, no matter what sort of irregularities have been followed in the process of creation of such buildings, but the government or the Supreme Court should not be so cruel and should not be so unjust that it will break any building, because such buildings can be used for multiple purposes. Okay, let's say that these buildings have not been created following the all proper rules. But what about the homeless people in India? Do you know the figure, the statistics about the homeless people in India? There are millions of people who are homeless in India. There are millions, not one or two or few thousand, but millions of people. So where are they going to live? They are all on the streets or lying somewhere, in small huts or something, but during this rainy season, people do not have a safe place to stay, and many people die due to that. And it's very unfortunate that people of India don't actually care. They're callous towards the existence of others around them, but they talk about big things. So this hypocrisy about Indian mindset is something which is appalling to me, and I cannot forgive this. So today I was very flabbergasted seeing this building destruction process, and the mainstream media, the paid and sponsored media has been highlighting this, which is very surprising and really unfortunate, because I, in my most sane mind, cannot think that this sort of things will be followed and these sort of things will be done by a government, by the Supreme Court. How can you destroy a building which is safe and sound, completely new, and not use it for any public purpose? So please give it a piece of thought, because such decisions need to be challenged, need to be questioned in the future. Supreme Court is not supreme. This is something which I need to raise here, and this is something which I wanted to bring it to your attention, because of late a lot of wrong decision, completely faulty and irrational, and also to an extent illegal decisions have been taken by the Supreme Court of India, and this is something which need to be challenged by the citizens themselves. And this is very concerning, because as I realize, over a period of time, people have become more apathetic towards the existence of others, what is happening all around. हम लोग ना आजकल सवाल पूछना बंद कर दिए हैं. हम लोग इवन बातचीत करना भी बंद कर दिए हैं. आपको नहीं लगता कि आप लोग बातचीत करना बंद कर दिया? एक डर का माहौल है, जैसे कि हम कुछ पूछेंगे तो शायद कोई कुछ कर लेगा, हमारा नुकसान कर देगा, या आजकल एक मतलब भेड़ बकरी वाली माइंडसेट डेवलप हो गई है. लोग चाहते हैं कि सरकार के सपोर्ट में ही रहे, या तो उनके सपोर्ट में रहे, पूरा चुपचाप मोदी गान करें, मोदी जी जिंदाबाद बोलें, या तो चुपचाप रहें, कुछ बोले ही ना, सवाल ना करें, कोई क्वेश्चन ना करें, कोई बातचीत ही ना करें. इस टाइप का माइंडसेट डेवलप हो गया है, और ये मैं काफ़ी साल से देख रहा हूँ, और ये देखने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य होती है और बहुत दुख भी लगता है. दुख इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं, पर हम ऐसी एक डेमोक्रेसी बनते जा रहे हैं जहाँ पे
हमें खुद ही नहीं पता कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। जनता को खुद ही नहीं पता कि जनता क्या चाहती है। जनता को खुद ही नहीं पता कि लोगों से कैसे बात करना है और समाज में क्या हो रहा है, क्या मुद्दे हैं, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे समाज में कैसे क्या किया जाएगा? जब जनता मूक बधिर बन जाएगी, म्यूट एंड ब्लाइंड बन जाएगी, तो सरकारें ऐसे ही बनेंगी। तो सरकार को दोष मत दीजिए, सरकार सिर्फ आपका फायदा उठा रही है। जब जनता खुद गलत कर रही है, जब जनता मूक बधिर बन रही है, जब जनता सवाल करना बंद कर देगी, जब जनता लोगों से जुड़ेगी नहीं, जब जनता लोगों से बात नहीं करेगी, तो लोगों के बीच में जब अच्छा स्वभाव नहीं होगा और सबके बीच में अच्छा संपर्क नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सरकारें क्या करेंगी? सरकारें आपको सिर्फ यूज ही करेंगी। सरकारें जो डिसीजन लेंगी तो आप चुपचाप मान लेंगे। जब आप चुपचाप मान लेंगे तो आप में और एक भेड़ बकरी में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो बात सिंपल सी है कि भाई आप संडे एंजॉय करिए, एशिया कप देखिए, या तो यूट्यूब में देखिए, या तो आजकल बहुत सारे मोज ऐप आ गए हैं, टिकटॉक बंद करवा दिया तो मोज आ गया है, फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम रील आ गया है, सब देखिए, उसमें एंजॉय करिए, संडे एंजॉय करिए, खाना पीना करिए, एकदम एंजॉय करिए। मैं भी वही कर सकता था, मेरे पास भी कॉफ़ी है, मेरे पास भी खाने पीने के बहुत माध्यम है, पर मैंने सोचा कि लोगों से जुड़ा जाए, थोड़ा सा मन की बात साझा किया जाए, लोगों से बातचीत हो, हमारे दोस्त लोग हैं तो उनसे भी बातचीत किया जाए, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, थोड़ा उस पर भी बातचीत हो। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो जो मेरे को ये कहना था कि भाई देखिए, आप अगर बातचीत करना बंद कर देंगे तो मामले जो हैं, जो परेशानियां हैं इंडिया में, वो सुलझ नहीं जाएंगी, है ना। परेशानियां वैसी की वैसी ही रहेंगी, परेशानियां खत्म नहीं होने वाली है। परेशानियां खत्म तभी होंगी जब आप मुखर होके बातचीत करेंगे, जब सिटीजन्स कॉन्शियस होंगी समाज के बारे में, सोसाइटी के इश्यूज के बारे में। जब सिटीजन्स कॉन्शियस होके बातें करेंगे, तब जाके समाज सुधरेगा। समाज तब तक नहीं सुधरेगा, समाज में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब तक समाज के लोग चेंज नहीं चाहते। तो समाज में परिवर्तन तभी आता है जब समाज में लोग चाहते हैं। तो परिवर्तन समाज के बीच में से आता है, उभर के आता है। कभी भी परिवर्तन ऊपर से नहीं डाला जा सकता, वो उसको परिवर्तन नहीं कहा जाता, उसको एनफोर्समेंट कहा जाता है। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आजकल बनाया गया है। तो बेसिकली उसका रोल यही है कि लोगों को एनफोर्स करना, फोर्स करना, बेसिकली कि क्या करें और क्या ना करें। क्या करने का मतलब क्या है कि आप सरकार को सपोर्ट करिए, कुछ भी करे बीजेपी, आप उसको सपोर्ट करिए, तो आप सही हैं। फिर अगर आप आज एक मीम बनाया गया है, एक कॉल बना के, कि भाई ईडी के तरफ से एक कॉल आता है एक साधारण इंसान को, बोला जाता है कि भाई देखो हम ईडी के ऑफिस से बोल रहे हैं, तो फिर वो बोलता है कि देखिए हमने तो कल सर बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर वो बोलता है कि अरे फिर तो रॉन्ग नंबर, सॉरी। तो ये आदमी फिर सॉरी बोल के ख़त्म करता है। मतलब एक दूसरे में आपसी समझ हो गई डेवलप कि देखिए हमने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो अब ईडी क्या कुछ भी कोई कुछ हमारा नहीं कर सकता। अब ईडी उन्होंने खरीद ली, फिर उसके बाद एनडीटीवी भी खरीद ली। अब एनडीटीवी को मैं ज़्यादा कोई इतना तुल नहीं देता, पर बस एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। पर यह है कि भाई चलो ठीक है, हाँ वो भी एक गणमाध्यम था, वो एक मतलब मेरे लिए तो वो एंटरटेनमेंट का चैनल है, मेरे को वो कभी भी सीरियस जर्नलिज्म वाला चैनल लगा ही नहीं। पर कुछ लोगों को लगता है, तो ठीक है, वो ठीक है, दैट्स फाइन। यू नो, सम पीपल थिंक दैट एनडीटीवी इज अ सीरियस जर्नलिस्टिक चैनल, which I really don't quite agree with. I feel that NDTV has never been a serious journalistic channel. You know, it has always been kind of paid propaganda kind of channel. Some BJP friends will actually like my idea right now, but once the arrow moves in their direction, जब तीर उनके साइड जाता है ना, उनके पीछे पिछवाड़े में, तब उनको बहुत दुख लगता है क्योंकि मैं तो दोनों साइड को अटैक करता हूँ, मैं एक ही साइड को अटैक नहीं करता। तो एनडीटीवी जो है वो कभी भी दूध की धुली नहीं थी, वो पेड प्रोपागेंडा करती थी, पर किसके लिए करती थी ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन ये है कि वो एक्चुअली सपोर्ट किसको करती थी, क्योंकि वो न्यू दिल्ली टीवी है। पहले उसका मेन फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टीवी, तो वो न्यू दिल्ली में जो सरकार है उसी को सपोर्ट करती है। तो अभी न्यू दिल्ली में कौन सरकार है आपको खुद को पता है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। न्यू दिल्ली लिफ्टियंस को कौन रूल कर रहा है आपको अच्छे से पता है।
तो 8-9 साल से जो रूल कर रहे हैं, तो वही लोगों का प्रोपेगेंडा चैनल है वो। तो अडानी ने खरीद भी लिया तो कौन सा बड़ी बात कर ली उसने, कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं गई। तो इसमें इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत है? तो आराम से रहिए, एनडीटीवी एंजॉय करिए, और भी जितने इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़, जितने सब एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उसको भी एंजॉय करिए। अगर एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो मौज और ओटीटी और विभिन्न प्रकार के ऐप और आजकल सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए तो उसमें एंजॉय करिए। संडे को एंजॉय करिए। समाज के बारे में क्यों सोचें आप? क्योंकि आप लोग सब बोलते हैं कि समाज के बारे में आप बहुत चिंतित हैं, बहुत व्यथित हैं, आपका मन बहुत व्यथित है, आपके आत्मा को बहुत दुख पहुंचता है। पर अगर आप सच में परेशान हैं तो फिर आप सवाल पूछते क्यों नहीं? और जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, सीरियस सवाल नहीं पूछेंगे, और सीरियस सवालों का जवाब ना जब तक दिया जाए सरकार के द्वारा या विभिन्न सिस्टम के द्वारा, तब तक आप ना रुकें, तब आपने सिटीजन का ड्यूटी निभाया। नहीं तो आप बस भेड़ बकरी हैं, सच में आप भेड़ बकरी हैं। अभी देखिए कि बहुत प्रकार के गणमाध्यम विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई गुलाम नबी आज़ाद नाम के आदमी हैं, वो कोई मंत्री रहे हैं बहुत पहले, ठीक है ना, अभी तो नहीं। हाँ, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं 2 दिन पहले। अब ये कि देखिए, जो नेचर है ना, मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति का गुण ही यही है कि वे परिवर्तन है। प्रकृति का जो गुण है वो परिवर्तन है। तो ये मत सोचिए कि परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बड़ा पेड़ है, विशाल काय वृक्ष है, हाँ, मतलब पीपल या बनियान टाइप पेड़ है। तो ऐसे पेड़ में पत्ते तो हर साल उगेंगे और हर साल उतरेंगे। जो पत्ते हैं वो हर साल तो गिरेंगे ना। तो ऐसे थोड़ी है कि भाई जो पत्ते गिरेंगे तो पेड़ मर जाएगा। हर साल पतझड़ होता है कि नहीं होता है? आप बोलिए, जब हर साल पतझड़ होता है तो क्या पेड़ मर जाता है? तो कुछ साल पेड़ में पत्ते रहे और पत्तों ने अपना ग्रीनरी पूरा भरपूर एंजॉय किया, पेड़ को अच्छे से मतलब उन्होंने न्यूट्रिएंट दिया और उन्होंने जो उनका ड्यूटी था वो करे, और उसके बाद वो झड़ गए। अब वो झड़ गए, जब वो नेपथ्य में चले गए हैं, जो भी हैं गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, तो ये जब चले गए हैं तो उनके बारे में इतनी बातचीत क्यों? वो कौन है कौन वो? पहली बात, who is he? I don't even know him and I don't even care, and the citizens shouldn't either, because the citizens don't actually think very high of such people who do not have a principle, a fixed principle, who do not have loyalty towards their own party. Why should the citizens should be concerned about such people? तो नागरिकों को ऐसे आम और नीच स्वभाव के लोगों के बारे में चिंता करना छोड़ देना चाहिए। और इनका अगर पार्टी, एक बड़े पुराने पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तो इससे कांग्रेस जैसे बड़े पार्टी के ऊपर, एक ग्रांड इंस्टीट्यूशन के ऊपर रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो मेरा अपना अनुभव है और मैं विश्लेषण करके आपको बता रहा हूँ। और आप देख लीजिएगा, ये बात आज मैं सायंकाल आरती करके आया हूँ और बैठा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति जब पार्टी छोड़ के जाते हैं, कोई भी पार्टी, या अगर बीजेपी भी में होते हैं और छोड़ के जाते हैं, अगर ये पार्टी छोड़ के जाते हैं, इसका रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। रादर ये हिस्ट्री में देखा गया है। आपने अगर हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हो और ऑब्जर्व किया हो, तो नहीं किया हो तो यूट्यूब जाइए, देखिए। यूट्यूब तो आजकल बहुत फेमस है और व्हाट्सएप भी काफ़ी फेमस है। गूगल भी कर लीजिए, विकिपीडिया भी पढ़ लीजिए। आपने देखा होगा और देख लेंगे कि जब कांग्रेस में लोग छोड़ के गए हैं और कांग्रेस नीचे गई है, तब कांग्रेस बहुत अच्छे से उभर के आई है। तो कांग्रेस पार्टी का यही गुण है, जो कि अपने आप को इतनी फ्लूइडली अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर लेती है। यही कारण की वजह से वो 137 साल से एग्जिस्ट करती है पूरे भारत में। तो अभी आप अगर डेमोक्रेसी के दीवाने हैं, अगर डेमोक्रेसी आपको अच्छा लगता है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो मुझे पूरा भरपूर विश्वास है आपके ऊपर कि आप कांग्रेस पार्टी को पसंद करेंगे और कांग्रेस पार्टी के समर्थक होंगे। अगर आप कांग्रेस पार्टी को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट समझते हैं, तो फिर मुझे पता नहीं आप कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के साथ जी रहे हैं, बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट डेमोक्रेसी।
because you might be having a very faulty concept of democracy. So this is very problematic. This is something which you need to spend more time on introspecting on this concept. And maybe have a read, थोड़ा सा पढ़ाई करिए तो फायदा पहुंचेगा, क्योंकि सभी चीज़ें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकती ना, कुछ पढ़ाई भी करना पड़ता है। देखिए भाई साहब, हमने भी बड़ी सारी पढ़ाई कर ली है और भी कर रहे हैं। वैसे अभी भी हम स्टूडेंट ही हैं, प्रोफेसर के साथ साथ स्टूडेंट भी हैं, तो हम दोनों स्टेटस बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं और हमें कोई गिला शिकवा नहीं, हमें कोई भी ग्लानि नहीं, ना हमें कोई दुख है, ना हमें कोई शर्म या लज्जा है। हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और हम पढ़ाने में भी बहुत अच्छे हैं और हमारे स्टूडेंट्स अभी बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच गए हैं और हमेशा चिर ऋणी रहते हैं, हमसे अच्छे से बात करते हैं और बोलते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया है तो उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। मतलब कुछ लोगों ने देरी कर ली रियलाइज़ करने में, कुछ लोगों ने सही समय पे रियलाइज़ कर लिया था, पर मोर और लेस सभी लोग एग्री करते हैं कि देखिए आपने जिस तरीके से, जिस ढंग से हमें पढ़ाया था और जो स्टाइल फॉलो किया था पेडागोजी का, उसका फ़ायदा हमको मिला। तो बात यही है कि आज सामने मैं इसलिए आया हूँ लाइव पे आप लोगों से बात करने के लिए, आपको बताने के लिए कि देखिए आप लोग सवाल करना शुरू करिए, चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखिए और सवाल करिए और एक दूसरे के बीच में बात करिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करके लाइक कमेंट मत करिए, एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करिए। आप लोगों के, बहुत लोगों के पास अनलिमिटेड कॉल वाले फ़ोन होंगे, उनको घुमाइए, फ़ोन पे बात करिए लोगों से, या तो वीडियो कॉल पे बात करिए, जो भी माध्यम आपको सुविधा लगता हो, जो भी आपको सहज लगता हो, उसी माध्यम से लोगों के साथ बातचीत करिए। जितना आप बातचीत करेंगे मन की बातें जान पाएंगे, दूसरे के मन की बातें जान पाएंगे। सिर्फ व्हाट्सअप फेसबुक फॉरवर्ड मत करिए, लोगों के साथ जुड़िए और जो भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, सरकार की जो एक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसको क्रिटिकली ऑब्जर्व करिए। प्लीज स्टार्ट क्रिटिकली ऑब्जर्विंग ऑल द एक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, because for the past 8 years this government has been an utter failure, an abject and utter failure in delivering anything at all. And this is my conclusion about this government, the current political dispensation by the BJP led Modi government. So Mr. Narendra Modi has been a failure in delivering anything, any aspirations of the Indian Janata, of 140 crore people. Therefore, it is pertinent and it is imperative on our part to start asking questions and to start challenging this government, quoting facts. We will not get sentimental, we will not get emotional, we will raise facts and we will raise questions based on facts and evidences alone. We are not BJP, we are not Sanghi people, we are not from RSS, we are educated intellectual people. I encourage all my intellectual friends, especially all people, those who are watching me right now and those who will watch me later, especially who are coming from any academic field, any discipline so far, please start asking questions, because the society expects a lot from you. The society really depends on you, on the thought processes, on your brains. Please do not fail them. This is my appeal to all academic community in India. Please do not fail India. Please start asking questions. Please start challenging the government and its policies. If something is wrong, which is true, that a lot what is going on is very, very wrong. For example, the Bilkis Bano case, if you know about it, the 11 convicts have been released. They have been remitted recently and the remission is illegal. And the Supreme Court hasn't done much about it as yet. It's been long since the remission. Today is the 13th day after the remission. So for the past 13 days, if they went scot-free and started killing or raping any other people, what will you do? Because the Sanskari Brahmins, as they said, I am also Brahmin, but I have no such issue. We are Brahmins and we take the privilege of criticizing Brahmins. They are not representatives of Brahmin caste. वो ब्राह्मणों के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनको हमने अपॉइंट नहीं किया है। ब्राह्मण महासभा जो भारत में ऑपरेट करता है, हमारे ब्राह्मण महासभा ने इन 11 अपराधियों को कोई रिप्रेजेंटेटिव बना के छोड़ा नहीं था कि रेप करे जाके। तो जो भी घटिया बयानबाजी करते हैं ब्राह्मणों के बारे में या इन अपराधियों के बारे में बोल के कि ये ब्राह्मण है, संस्कारी है, इसलिए हमने छोड़ दिया, ये गलत फहमी है और गलत मंतव्य है। ऐसे मंतव्य देने से बचना चाहिए इनको।
और इसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये लोग, ये जो अपराधी हैं, कोई अपराधी का कोई कास्ट या रिलीजन नहीं होता है, ठीक है ना जेंडर होता है। तो अपराधी कोई भी हो सकता है। अपराधी को कभी भी नहीं बचाना चाहिए, चाहे उसका कोई भी कास्ट हो। कोई भी कास्ट का इंसान अपराध कर सकता है। तो अपराधियों को आपको बचाना नहीं चाहिए। अपराधियों को जो सजा एज पर द लॉ फॉलोइंग ड्यू प्रोसेसेस, ड्यू प्रोटोकॉल आपको दिलाना चाहिए और उसके सपक्ष रहना चाहिए, ना कि आपको उनको बचाना चाहिए या डिफेंड करना चाहिए। कभी भी अपराधियों को मत बचाइए, क्योंकि जब आप एक अपराधियों को बचाते हैं या डिफेंड करते हैं, जब कोर्ट ने 2-4 कोर्ट, वो भी एक कोर्ट नहीं 2-4 कोर्ट ने कन्विक्ट को, उन्होंने पूरा बकायदा कन्विक्शन कर दिया है कि वो एक्चुअली दोषी हैं, जब दोषी करार दे दिया गया है तो आप उनके पक्ष में बोलने वाले कौन होते हैं? और अगर आप बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गलत, मतलब एंटी सोशल और एंटी नेशनल फोर्सेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए और ऐसे गलत चीजों को कैसे हम बढ़ावा दें? ये सिर्फ बिल्किस बानो का केस मुस्लिम महिला का केस नहीं है, ये एक रेप विक्टिम का केस भी नहीं है। ये केस रूल ऑफ लॉ का है। रूल ऑफ लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के ज़माने में, आज के परिप्रेक्ष्य में, जो भारत का समाज है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में ये बात समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ ये होता है कि समाज में लॉ, जो न्याय होता है और नीति होता है, वो एग्जिस्ट करे, और उसके लिए जो न्यायपालिका है और जो सरकार हैं, जो चुनी हुई सरकारें हैं, वो न्याय को क्या करें? प्रतिष्ठा करें। न्याय प्रतिष्ठा कैसे होती है? जब आप न्याय को माने, जब लॉ को आप लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, खुद फॉलो करें। सबसे पहले सिटीजन फॉलो करने से पहले सरकार खुद फॉलो करे। अब अगर सिटीजन फॉलो कर रहे हैं, सरकार फॉलो नहीं कर रही, तो गलत होगा, वो भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब अगर सरकार फॉलो कर रही है, सिटीजन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो दोनों के बीच में समन्वय होना, कोऑर्डिनेशन होना, तभी रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर पाएगा और प्रतिष्ठा हो पाएगी, एस्टेब्लिश हो पाएगी। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान से समझिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज में, आज के भारतीय समाज में क्या जरूरत है। हमें रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। जो जुडिशियरी है, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी, आप कल ही आए हैं नए, तो आपको मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके पहले जितने प्रेडिसेसर्स थे उनको फॉलो मत करिएगा, क्योंकि उन्होंने मुंह पे चुप्पी मार ली थी, उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, उनमें कोई स्पाइन ही नहीं था कोई डिसीजन लेने का, ना कोई जजमेंट पास करने का, सही जजमेंट पास करने का। रादर गलत जजमेंट तो बहुत सारे पास किए उन्होंने। तो इसलिए आप अगर अपने आप को चाहते हैं कि हिस्ट्री आपको काइंडली ट्रीट करे, so I request Mr. U. Lalit Ji, the Chief Justice of India, I don't want to use the word honorable because you will prove whether you are honorable or not by your actions. And this is something which I am putting a question mark here on live video, on record, that Mr. U. Lalit, please prove your honorableness as the Chief Justice of India by rendering verdicts, by rendering justice to people. If you do not do this, you will fail India and you will fail 140 crore Indians who expect a lot from you. So this is my most humble and sincere request to you. Please do your duties. Please do your duties. We are not expecting anything more than you. We are just expecting, please do your duties. The same request I will do to all the educators, the academics of India. Please start doing your duties well, because the society expects a lot from you. समाज आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करता है। अगर आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, सवाल नहीं करते हैं और सरकार की गलत नीतियों का विरोध भी नहीं करते हैं, और अगर आपकी आवाज़ धूमिल है और बैठ गई है और चुप हो गई है, तो आप पत्थर हैं। You are just a pack of wolves. You have no voice. Therefore, you do not have a right to exist in a civilized society. So I urge all the Indian academics to please start asking critical questions to the government. If you do not ask questions, you are failing India. आप इंडिया को फेल कर रहे हैं।
क्योंकि इंडिया आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। इंडिया आफ्टर ऑल है कौन? भारत माता कौन है? नेहरू के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल पूछा गया था, नेहरू जी ने पूछा था, फिर बाद में पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने लिखा इसके ऊपर। तो ये सवाल क्या है? भारत माता कौन है? हम सब भारत माता हैं, हम सब भारत के आदिवासी हैं, हम सब सिटीजन्स हैं, हम यहाँ के रेजिडेंट हैं, हम ही हैं भारत माता। अगर आप एक दूसरे के क्षति पहुंचाएंगे, एक दूसरे के प्रति आपका विरोधाभाव होगा और अच्छा भाव नहीं होगा, तो आप कैसे को एग्जिस्ट कर पाएंगे? पहले को एग्जिस्टेंस हमको सीखना पड़ेगा। भारतीय लोगों को अभी 15 अगस्त बीता और बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें, जिसका कोई भी लेना देना नहीं है हमारे आम जीने में। हम जो डे टू डे लाइफ जीते हैं उसके साथ कोई लेना देना नहीं। बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, पर उसको अपनी आम जिंदगी में कभी उसको ढाल ही नहीं पाते, उसको ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते, उसको फॉलो ही नहीं कर पाते। तो बात यही है कि आपको कोएग्जिस्टेंस सीखना पड़ेगा। अगर आप कोएग्जिस्टेंस नहीं सीख पाते हैं तो आप अपने आप को फेल कर रहे हैं और आप भारत को भी फेल कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से आप समाज को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए और चीज़ों को परखिए और सवाल करिए और खड़ी हुई। परेशानी होगी, लोग आपको परेशान भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सच्चाई के फेवर में आएंगे। जब आप सच्चाई के बारे में बोलेंगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, और ये सच्चाई है, ठीक है। पर यह है कि हमें भी बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं ज़िंदगी में, हमने भी बहुत परेशानियाँ झेली हैं और उससे उभर के भी आए भी हैं, पर हमने गिव अप नहीं किया है, हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये है कि आप सवाल करना शुरू करिए, बातचीत करना शुरू करिए, अपने दोस्तों से जुड़िए, लोगों से जुड़िए, लोगों के साथ अपने विचार साझा कीजिए और तभी जाके कुछ हल निकलेगा। आज का जो भारत है, आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें जो चाहिए, परिवर्तन चाहिए, उस परिवर्तन के लिए हमें खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मिरेकुलस मैन आ जाएगा जो मिरेकल कर देगा, मिरेकल मैन, वो होने नहीं वाला है। जो चेंज है वो आपके बीच में से आएगा, जो क्रांति है वो आपके बीच में से आएगा, जो भी चेंजेस हैं वो आपके बीच में से आएंगी, जो भी नीड एंड डिमांड है वो आपके बीच में से आएगा, जो आवाजें उठेंगी वो आपके अंदर से उठेंगी, आपके अंतरात्मा से उठेंगी। अगर आपकी अंतरात्मा आपको कसोटती नहीं है, आपको सवाल नहीं पूछती, झकझोरती नहीं है, तो फिर आप पत्थर बन गए हैं। आप 2022 में जो जो चीजें भारत में हो रही हैं, अगर उनमें से एक भी मुद्दे को उठा के आपने एक सवाल नहीं पूछा, तो आपका सच में कोई अधिकार नहीं है अपने आप को भारतीय बोलने का। आपको अधिकार नहीं है भारतीय बोलने का। आप अपना पासपोर्ट छोड़ दें, आपका वोटर आईडी कार्ड छोड़ दें, आधार कार्ड छोड़ दें। अगर आप भारत के बारे में नहीं चिंतित हैं, भारत में जो जो गलतियां हो रही हैं, जो जो पाप हो रहे हैं, जो जो अधर्म हो रही हैं, उसके बारे में सवाल नहीं पूछते हैं, तो आपको अपने आप को भारतीय बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत व्यथित हूँ। जो आप एपैथेटिक एटीट्यूड, रवैया, जो ये जो गलत रवैया आप लोग दिमाग में बिठा दिए हैं और आप आचरण में ला रहे हैं कि जिसका जो होता है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें जब दिक्कत होगी हम तब सवाल करेंगे, ये बहुत गलत रवैया है। आप एक दूसरे के परिस्थितियों को समझें, जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो समझें और एक दूसरे को सहायता दें, एक दूसरे के परेशानियों को समझें, एक दूसरे को सहायता करने की कोशिश करें, तभी जाके आप एक अच्छा समाज बना पाएंगे। जब आप सवाल नहीं करेंगे, जब आप चुपचाप रहेंगे, दूसरे की असुविधा से आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो आपका कोई नहीं है, तो फिर आप कैसे समाज बनाएंगे? आप कैसा समाज बनाने की सोच रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, थोड़े से समाज को खुले आंखों से, नंगे आंखों से देखना शुरू करिए, क्योंकि जब तक आप वैसा नहीं करेंगे तब तक आपके आंखों में वो जो धूमित जो चश्मा चढ़ाया गया है, मैंने भी एक चश्मा पहना है, वैसे ये एक चश्मा चढ़ाया जाएगा, जिस चश्मे का कलर ऐसा होगा जो कि पूरा का पूरा भगवा होगा, और उस भगवे कलर में आपको और कुछ दिखेगा नहीं। आप एक भगवा कलर का चश्मा पहन लो, आज आपको कुछ दिखेगा तो बोल देना मेरे को। एक भगवा कलर का चश्मा पहन लो और मेरे को अगर आपको कुछ दिखता है तो मेरे को बताना, ठीक है। तो भगवा कलर का चश्मा जब पहन लो कुछ नहीं दिखेगा, दुनिया आपको पूरा रेड, पूरा ब्लड
इविल ब्लड वाला कलर दिखेगा, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है भाई। तो वो वाला चश्मा मत पहनिए, आंखों को साफ चश्मा, ये जो खुला चश्मा वो ही पहनिए और समाज को देखिए, समाज में क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। हमारे जो आसपास के जनता हैं, हमारे आसपास के जन हैं, जो हमारे कुल जन हैं, पूरे भारत के वासी हैं, वो हमारा एक परिवार है, एक एक्सटेंडेड फैमिली है। उसके बारे में सोचिए, एक दूसरे के परेशानियों को, एक दूसरे के जो व्यथा हैं उनको थोड़ा सा साझा करिए और शेयर करिए, तभी जाके आप एक दूसरे के प्रति कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो मेरा बस आप लोगों से सबसे एक ही प्रार्थना है कि आप अपना जो ड्यूटी है उसको अच्छे से निभाइए। और आपका क्या ड्यूटी है सिटीजन्स ऑफ इंडिया? आपका ड्यूटी है सभी चीज़ों को क्रिटिकली ऑब्जर्व करना और सवाल उठाना। जब तक आप बात नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं करेंगे, तो आप भारत को फेल कर रहे हैं। यू आर फेलिंग इंडिया। प्लीज डू नॉट डू इट। एंड दोज हु आर रेजिंग वॉइसेस फॉर इंडिया, please support them. Those who are raising voices for India, please support them. Because if you do not support them, then you are supporting the problem. You are supporting those who are creating problem in the society. तो जो सोल्यूशन चाहते हैं समाज में, उनको सपोर्ट करिए। जो समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से जुड़िए, उन लोगों से बात करिए और अपने मन की परेशानियां शेयर करिए, तभी जाके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे भारत के लिए। और मुझे आशा है कि आप सब वैसा ही करेंगे, और मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे। और मैं इसी आशा के साथ आप लोगों से सबसे विदाई लेता हूँ, ये कहकर कि भारत आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करता है, और भारत को निराश मत करिए। ये जो भारत माता है, ये जो माँ भारती है, आपसे बहुत ज़्यादा आशाएं रखती है, और इन आशाओं को आप मत तोड़िए और उसको निराश मत करिए। जो ये 140 करोड़ की जनता है, आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करती हैं, और जो मिडिल क्लास जनता है, जो पढ़ी लिखी है, जो अच्छे पोजीशन पदवियों में बैठी हुई है, आप लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं करती हैं। तो आप उन अपेक्षाओं पे खरा उतरिए और उसको मत तोड़िए, अच्छा करिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए और अच्छा करने की कोशिश करिए, और लोगों के प्रति सद्भाव रखिए, विरोधाभाव मत रखिए, लोगों का खराब मत सोचिए, ना खराब करिए। और जो परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, गलत सरकार की गलत नीतियों के विरोध में लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। सरकार तभी अच्छी चलती है जब आप सरकार को आईना दिखाएं। जनता जब सरकार को आईना दिखाती है, तभी जाके सरकारें जागती हैं और सही राह पे चलती हैं। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपका दिन और शाम बहुत अच्छे से बीते, और आपका आगामी जो सप्ताह है वो अच्छे से बीते, और आप खुश रहें, आपका घर परिवार खुशहाल रहे, और सब बढ़िया हो। भगवान सबके मंगल करें, और इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। प्रोफेसर महेश्वर सतपथी। अगर आपको किसी बात से खेद पहुंची हो तो आई एम सॉरी, बट मुझे सच कहना था, और मेरा नाम सतपथी है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ और हमेशा सच बोलता रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।